कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के तहत हम विभिन्न विषयों पर बात करते हैं। जो भी चिंताएं किसान और बागवानों की रहती हैं, उन चिंताओं का विषय के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से उसका निराकरण होता है। बहुत से विषय उठते हैं। सारे किसान और बागवान ये चाहते हैं कि उनकी जो फसल है उसमें वो अच्छा मुनाफा कमाएं, अपनी फसल को अच्छे से वो उसकी रक्षा कर सके और अच्छी आमदनी उससे ग्रहण कर सके। तो आज के इस कार्यक्रम का विषय है मिट्टी की जांच, नमूने कब और कैसे लें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं डॉक्टर मीरा देवी, जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र कंडाघाट में। डॉक्टर मीरा देवी जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम। नमस्कार सर। आज के इस कार्यक्रम का विषय पूर्णतः जो है मृदा पर है। जी सर। किस तरह से मृदा की जांच, नमूने हम कैसे लें, ये तमाम बातें हम करेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक सबसे पहले जो बात है मृदा की, उसमें हम ये जानना चाहते हैं, और बहुत से हमारे किसान बागवान की चिंताएं भी रहती है कि ये मृदा जांच जो है करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ऐसे कई तरह के उनके मन में प्रश्न उमड़ते हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो मिट्टी का नमूना है कब लेना चाहिए। मिट्टी का जो नमूना है, अगर मैं आपसे बात करूं, अलग अलग तरीके से लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूं, जैसे अब हमने फ्रूट क्रॉप्स में लेना है, जो फलदार पौधे होते हैं, चाहे वो स्टोन फ्रूट्स हो चाहे एप्पल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने बगीचे का पूरे तरीके से निरीक्षण करना है। पूरे बगीचे को ऐसे देखना है कि कहीं पे मिट्टी जो है वो अलग तो नहीं है। अगर अलग है मिट्टी, लगता है आपको देख के अगर लग रहा है कि मिट्टी अलग टाइप की है, तो उसका सैंपल हमने अलग लेना है। अगर पूरे बगीचे का निरीक्षण करके आपको ये लग रहा है कि मिट्टी सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, तो फिर हमने पूरे बगीचे से एक ही सैंपल लेना है। और सैंपल कैसे लेना है, ये थोड़ा सा मैं जैसे एप्पल का ही एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो तौलिए से सैंपल लेना है मिट्टी का सैंपल। जैसे जितनी कैनोपी होगी, जैसे जितना प्लांट जो फैला होगा उतना हम तौलिया बनाते हैं। और जैसे जो भी खाद या जो भी हम FYM या प्राकृतिक उत्पाद जो भी हम डालते हैं, वो हम तौलिए में ही डालते हैं और कम से कम 1-1.5 फीट की दूरी पे डालते हैं, ठीक है। तो जिस जगह पे हम खाद और ये चीज़ें डालते हैं वहीं से हम सैंपल लेते हैं। तो 1-1.5 फीट की दूरी से लेना है और पूरे खेत को कवर करना है। अब जैसे मान लो एक खेत में आपके पास 40 प्लांट है, तो उसमें से कम आपने 25-30 प्लांट से सैंपल लेना है जी। एक और पूरा, जैसे एक सैंपल हमारे पास बहुत मिट्टी आएगी हमारे पास, तो उसको एक सैंपल बनाने के लिए हमने उसको जैसे बाल्टी ले ली एक, और साथ में एक खुरपी ले ली, ठीक है। और तिरछा कट मारना है हमने 1-1.5 फुट की दूरी पे उस तौलिए में जी। और जैसे एक प्लांट से तिरछा कट मार के हमने सैंपल ले लिया कम से कम 20-25 सेंटीमीटर डेप्थ से जी। और वैसे ही हमने दूसरे प्लांट से लेना है। ऐसे ही हमने 25-30 प्लांट से सैंपल लेके इकट्ठा करना है जी। जो बाल्टी होगी हमारे पास वो भरी हो जाएगी। उसके बाद हमने उसको साफ जगह पे उल्टा देना है। जब साफ जगह पे हम उल्टा देंगे तो हमारे को जो लैब में मिट्टी चाहिए होती है वो सिर्फ हमारे को 1 किलो चाहिए होती है जी। तो एक पूरा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनाने के लिए हम पूरा बगीचा जो है वो कवर करते हैं। तो उस मिट्टी को हम 4 भागों में बांटेंगे। 4 भागों में बांट के आमने सामने वाला भाग हम फेंक देंगे, आमने सामने वाला फिर से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास 1 किलो मिट्टी नहीं बचती है। तो ऐसे हमने जो है वो सैंपलिंग करनी है जी। मिट्टी से पौधों को जो खुराक मिलती है, हाँ जी, उसके लिए जो pH मान है वो कितना होना चाहिए? देखो, pH मान सबसे पहले जब हमारे पास मिट्टी लैब में आती है तो हम सबसे पहले ही जो पैरामीटर देखते हैं वो pH ही होता है। वो इसलिए क्योंकि pH से भी पता चलता है कि pH अगर कम होगी तो प्लांट जो है वो अपटेक नहीं कर पाता है न्यूट्रिएंट्स। अब जैसे मान लो एप्पल में अगर 5.8 से नीचे pH होती है तो प्लांट जो है वो अपटेक नहीं कर पाता है, भले ही उसमें न्यूट्रिएंट्स जितने मर्जी डाल दो आप, या सॉइल में ऑलरेडी भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अपटेक करने के लिए जो है वो pH मान एक सही रेंज में होना चाहिए। सेब में 5.8 से अगर नीचे हो जाता है तो फिर उसमें हम बताते हैं कि उसमें चूना ऐड करते हैं।
इस तरह से पीएच मान मतलब उसका मेंटेन करते हैं। हाँ जी। और जैसे मृदा का विषय है और बागवान किसान ये चिंता करते हैं कि हमें अब जिस हिसाब से अब चला है न्यू टेक्निक से काम होता है, जब भी हम किसी फसल को उगाने की कोशिश करते हैं, वहाँ किसी चीज़ को भी जैसे प्लांट्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो एक चिंता रहती है कि मृदा की जांच करनी है। सुन लिया है, डॉक्टर्स कहते हैं कि करनी है, लेकिन इसके कहाँ कहाँ जांच के केंद्र हैं? क्या इसका कोई शुल्क लगता है? हाँ जी, इसके जो जांच के केंद्र है, एक तो देखो डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी नौणी में है। उसके अलावा जितने भी KVKs है डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी के अंडर, KVK रोडू हो गया, KVK चंबा हो गया, KVK कंडाघाट जहाँ से मैं आई हूँ, तो हमारे पास जो है वो जांच होती है। और पालमपुर यूनिवर्सिटी में भी जो है वो जांच होती है। बाकी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले भी है वो भी इसकी जांच करते हैं। बाकी तो प्राइवेट लैब्स भी खुली है वैसे उसका। बाकी जो हमारी जो चार्जेस है वो हमारी यूनिवर्सिटी में जो है, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ऑर्गेनिक कार्बन एंड PHEC जो मेजर होते हैं, इसके जो चार्जेस रहते हैं एक सैंपल के वो 354 होते हैं एक सैंपल के। अगर आपको कंप्लीट टेस्ट कराना है, कंप्लीट न्यूट्रिएंट एनालिसिस करानी है, मैक्रो एंड माइक्रो, तब 708 जो है वो एक सैंपल के चार्जेस रहते हैं। उसमें आपको पूरा मतलब बताया जाता है कि आपने जो नेक्स्ट क्रॉप लगानी है उसमें किस चीज़ की कमी है, आपको कितना क्या चीज़ डालना है, पूरा रिकमेंड किया जाता है क्रॉप के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जानकारी तमाम हमारे दर्शकों को मिल रही है, क्योंकि जो चिंताएं मृदा से जुड़ी हैं उन बातों का निराकरण होना है, और आप आज के विषय के माध्यम से तमाम वो बातें कर रही हैं। जैसे कि पौधे को पोषक जो तत्व है वो चाहिए होते हैं, और ये मिट्टी में से पौधे कितने उसको पोषक तत्व मिलते हैं? जो पौधे को पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो 17 होते हैं जो कि उसके लिए ज़रूरी होते हैं। उसमें से 14 जो है वो मिट्टी में से लेता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर एंड कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, आयरन, कॉपर, मैंग्नीज, ये सारे जो है वो मिट्टी से लेता है। उसमें से 14 जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिट्टी से लेता है पौधा। बाकी 3 जो है हाँ जी अलग से। हाँ जी। तो जैसे मानो कोई डेफिशिएंसी या कुछ भी, मानो जैसे खुराक की बात हम करते हैं, हाँ जी, हमें कैसे पता लगेगा कि इस पौधे की खुराक में कमी है? कैसे वो उस चीज़ का आकलन करेंगे? उसके 3 मेथड्स होते हैं। एक तो देखो थोड़ा सा हम देख के भी बता देते हैं कि जैसे पत्तों को देख के हम बता सकते हैं कि उसमें किस चीज़ की कमी है। ठीक है, जैसे मान लो आपका पुराना पत्ता अगर पीला पड़ रहा है, उसका मतलब है कि उसमें नाइट्रोजन की कमी है। अगर आपका जैसे नया पत्ता आ रहा है वो, और नया पत्ता आने पे एकदम से पीला पड़ रहा है, उसका मतलब है उसमें सल्फर की कमी है। और अगर जैसे साइड से कई बार होता है, पत्ता साइड से जलना स्टार्ट होता है धीरे धीरे और सेंटर तक आ जाता है, तो उसका मतलब है उसमें पोटाशियम की कमी है। और कई बार पत्ता पर्पल हो जाता है, वो फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो हम देख के बता सकते हैं कि इस चीज़ की कमी जो है। और दूसरा जो है वो सॉइल टेस्टिंग। तीसरा लीफ एनालिसिस भी करते हैं हम, लीफ टेस्टिंग भी करते हैं। तो लीफ का सैंपल लेके भी हम बता सकते हैं कि आपके उसमें किस चीज़ की कमी है, किस न्यूट्रिएंट की कमी है, या टॉक्सिसिटी ज़्यादा भी होता है कई बार। तो ये 3 मेथड है तो आकलन करने का। जैसे कि पहले तो मृदा का रहता है, हाँ जी, फिर लीफ से आप डिटेक्ट करते हैं कि किस तरह का क्या इसमें जो है खुराक की कमी है, यानी इन तमाम बातों का पता चल जाता है। जैसे प्लांट्स में भी हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ रहती हैं, तरह तरह के पौधे हम लगाते हैं। हाँ जी। तो ये जो सैम्पलिंग का तरीका है क्या एक जैसा रहता है सबके लिए? नहीं, वैरायटी वाइज हमारे को सैंपल अलग अलग लेना पड़ता है। जैसे मान लो हमारे पास गाला वैरायटी लगी है, रॉयल लगे हैं, कोई और वैरायटी है, तो हमारे को हर एक वैरायटी का, जैसे अगर एक वैरायटी के आपके पास 15 पौधे हैं तो उन 15 पौधों का आपको एक सैंपल अलग से लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वैरायटी के 20 है तो उन 20 का अलग से लेना पड़ेगा। मतलब अलग अलग उसके लिए पैमाना रहता है। अब बात करते हैं कि जैसे डिफरेंट एरियाज़ में तरह तरह की फसलें लगाई जाती हैं। जहाँ की सेब की बात की जाए वो तो विषय है ही है, लेकिन सब्जियों का भी काम जहाँ होता है, सब्जियों का सैम्पलिंग जहाँ सब्जियाँ लगाई जाती हैं और जहाँ हमारा दूसरे प्लांट्स लगाए जाते हैं, फलदार पौधे लगाए जाते हैं, क्या उनमें भी कुछ डिफरेंस रहता है? उसके लिए भी एक ही तरीका है? हाँ जी, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। जो
फ्रूट क्रॉप्स होते हैं उसमें हम सिर्फ तौलिए से ही लेते हैं। बाकी जैसे अगर जहाँ हम सब्जी लगाते हैं वहाँ पे हमारे को पूरा खेत कवर करना पड़ता है। और जैसे मान लो अभी हमने कोई क्रॉप लगाई है तो हमने क्रॉप के बीच में सैंपल नहीं लेना है। तो जब क्रॉप वो पूरी हो जाएगी, ठीक है, आफ्टर हार्वेस्टिंग जो है हम उससे सैंपल लेंगे और पूरे खेत को कवर करेंगे। जैसे एक बड़ा खेत है हमारे पास तो उसको हम 15-20 जगह से सैंपल लेंगे पूरे खेत को जब वो खाली हो जाएगा। अच्छा। और फ्रूट क्रॉप्स में हम सिर्फ तौलिए से सैंपल लेते हैं 1-1.5 फीट की दूरी से। और वेजिटेबल क्रॉप्स में पूरे खेत से लेंगे आफ्टर हार्वेस्टिंग। जब सैंपल ले लेंगे बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। उस पूरे खेत के सैंपल को अच्छे से मिक्स करेंगे, 4 भागों में बांटेंगे, आमने सामने का फेंक देंगे, आमने सामने का मिक्स करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास 1 किलो मिट्टी नहीं बच जाती है। पर जब भी सैंपलिंग करेंगे, जैसे मैंने बोला बाल्टी लेंगे, खुरपी लेंगे, तो इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो साफ़ होनी चाहिए। जैसे कई बार खुरपी में जो है जंग लगा होता है, तो अगर जंग लगा होगा और आप जंग वाली खुरपी यूज़ करोगे तो उसमें आयरन कंटेंट जो है वो मिट्टी में ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएगा, आपकी मिट्टी में होगा नहीं वो। तो मतलब जब भी सैंपलिंग करनी है तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और पॉलीथीन में हमने पैक नहीं करना है सैंपल, जैसे ही लेंगे। अब जैसे सैंपल ले लिया, किसी भी फार्मर ने सैंपल लिया, एकदम से वो नॉन यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचा सकते, केवीके नहीं पहुंचा सकते, तो मिट्टी जो है वो ऐसा नहीं है ख़राब हो जाएगी। आपने पॉलीथीन में पैक नहीं करनी है, उसको अच्छे से शेड में सुखाना है, ठीक है। छायादार जगह छाया जहाँ होगी वहाँ न्यूज़पेपर, साफ़ न्यूज़पेपर ले लो और उसको फैला दो। जब वो सूख जाएगी तो उसको एक कपड़े की थैली में डाल के उसमें प्रॉपर कि आपने पीछे कौन सी क्रॉप लगाई थी, आगे आप कौन सी क्रॉप लगाना चाहते हो, आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका पूरा व्हाट्सएप नंबर, आपका पूरा विवरण जो है उसमें होना चाहिए ताकि हम रिपोर्ट उस हिसाब से आपको दे पाए। अब बहुत सी बातें तो आपने बताई कि इस तरह से हमें देखना है कि जब भी सैंपलिंग, लेकिन कुछ और बातें भी हैं जिन सावधानियों का फार्मर्स और बागवानों ने ध्यान रखना है। सावधानियाँ जैसे कि बरसात में जो है वो सैंपलिंग नहीं करनी है जी, जैसे खासकर जुलाई अगस्त में बिल्कुल नहीं करनी है। सैंपलिंग जो है हमें सितंबर अक्टूबर में करनी है फ्रूट क्रॉप्स में, क्योंकि दिसंबर में जैसे हम जो भी डालते हैं फ्रूट क्रॉप्स में दिसंबर में डालते हैं, तो तब तक जो है आपको रिपोर्ट भी मिल जाती है और सही टाइम जो है वो सितंबर अक्टूबर है सैंपलिंग का, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में। पर फिर भी अगर जैसे मौसम चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे आजकल बारिश हो रही है, अगर सितंबर अक्टूबर में भी आपके पास ऐसी बारिशें हो रही है तब भी आप अवॉइड करना है कि उस टाइम हम सैंपलिंग ना करें। जैसे मान लो आज आपके पास बारिश होगी, डिपेंड करेगा कि कितनी ज़्यादा बारिश हुई है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो 3-4 दिन तक हमने धूप लगने देनी है, उसके बाद हमने सैंपलिंग करनी है, क्योंकि पूरी जो है वो मिट्टी के जो भी न्यूट्रिएंट सब कुछ चेंज हुआ होता है उसमें। तो वो आपने जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आने देने, उसके बाद हमने सैंपलिंग करनी है। और दूसरा जो है वो साइड में कॉर्नर जो होते हैं ना वो अवॉइड करने हैं, वहाँ से सैंपलिंग नहीं करनी है। मिट्टी का जो सैंपल है वो कॉर्नर से नहीं लेना है, क्योंकि बीड बोलते हैं, जैसे बीड पे कोई भी पौधा लगा है, जैसे मान लो ब्यूड़ का ही लगा हुआ है, ब्यूड़ लगा है, कोई और लगा है फॉर एग्जाम्पल, तो जो उसकी रूट्स होती है वो बहुत फैली होती है नीचे तक, तो जो कॉर्नर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पौधा वो अपटेक कर लेता है। इसलिए आपने देखा भी होगा जितनी अच्छी क्रॉप हमारी सेंटर में होती है उतनी कभी कॉर्नर्स में नहीं होती है। तो कॉर्नर्स भी हमने अवॉइड करने हैं जब हम सैंपलिंग करते हैं। जगह से लेने हैं। हाँ, सेंटर से लेने हैं, मतलब 1-1.5 फुट तक के ज़्यादा नहीं, इतना। इसके अलावा कोई और सावधानी जैसे कुछ उन्होंने रखनी है जब सैंपलिंग के लिए? वो तो आपने बताया कि उसको मैंने पॉलीथीन में पैक नहीं पॉलीथीन में पैक नहीं करनी है। उसको अगर आप पहुंचा नहीं सकते उसी टाइम लैब में, तो आपने जैसे मान लो अभी सितंबर अक्टूबर में आपने सैंपल लिया, तो उसको फिर आप छाया में सुखा लो, उसके बाद उसको पैक करके फिर आप पर ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट क्रॉप जब लगेगी उससे आपने कम से कम 20-25 दिन पहले हमारे पास पहुंचानी है, कि मिनिमम 20 दिन तो हमारे को रिपोर्ट तैयार करने में लगते हैं, एनालिसिस में लगते हैं, ताकि जो है वो सही टाइम पे फिर आप न्यूट्रिएंट्स उस हिसाब से डाल पाए। जी जी। तो इसकी कोई टाइमिंग भी रहती है? जैसे आपने बताया कि पहले मिट्टी को निकाल लिया, उसको सुखा लिया,
तो ऐसा कोई टाइम बाउंड है कि इस टाइम के अंदर अंदर आपको वो मिट्टी लैब तक पहुंचानी नहीं नहीं, ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं है। मिट्टी बस वही है कि एक कंडीशन है, जैसे आप लेते हैं तो उसको आपने एकदम पॉलीथीन में नहीं डालना है। आप जब उसको सुखा दोगे, ड्राई कर दोगे, तो फिर आप उसको कपड़े की थैली में रख के, चाहे हमारे पास 15-20 दिन बाद, महीने बाद लाओ, पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि नेक्स्ट स्टॉप का टाइम हो रहा है तो तब तो आपको जल्दी लानी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारे को भी 20 से 25 दिन लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब हम अगली बात पे जाएंगे, प्राकृतिक खेती पर भी बात करेंगे। लेकिन जैसे विभाग की तरफ से प्रचार और प्रसार के लिए क्या माध्यम है? जैसे इन कार्यक्रमों के माध्यम से तो बहुत से किसान बागवान लाभान्वित होते हैं, लेकिन अपने स्तर पर विभाग क्या कोशिश करता है? किस तरह से कार्यक्रम को, क्या लोगों में जन जागरण करने के लिए कोई कार्यक्रम ऐसे तय किए होते हैं? हाँ जी, हम बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स भी लगाते हैं जी। और लोगों को सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में भी बताते हैं और हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं जी। और जहाँ भी हम जितने भी कैंप्स लगाते हैं, हमारे पास ट्रेनिंग्स भी होती है KVK में जितने भी, तो वहाँ भी हम लेक्चर्स में बताते हैं कि सॉइल सैम्पलिंग और सॉइल टेस्टिंग कितनी ज़रूरी है। क्योंकि आजकल क्या कर रहे हैं लोग कि खादें डाले जा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि उनकी मिट्टी में कितना न्यूट्रिएंट है और पौधे को कितना चाहिए। अगर पड़ोसी 1 बोरी डाल रहा है तो दूसरे वाला देख रहा है कि मैं 2 डाल दूंगा, ठीक है। कोई फार्मर जो है वो 12, 32, 16 यूज़ कर रहा है। मेरे पास जितने भी सैंपल आए, कुछ लोग ऐसे करते हैं 12 क्या यूज़ किया, जैसे हम पीछे का लेते हैं कि अच्छा क्या डाला आपने इस क्रॉप के लिए, तो वो चाहे एप्पल लगा रहे हैं, चाहे वो कैप्सिकम लगा रहे हैं, चाहे वो टमाटर लगा रहे हैं, तो वो हर एक क्रॉप के लिए 12, 32, 16 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, हर क्रॉप की रिक्वायरमेंट तो अलग अलग है। क्या मैंने अभी बोला कि एप्पल को अलग चाहिए खाने के लिए, उसको उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, कैप्सिकम की अपनी है, टोमेटो की अपनी है, बट वो ऐसे ही डाले जा रहे हैं। इस वजह से क्या हो गया है, एक्सेस यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइज़र का, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का, जिस वजह से जो है वो प्राकृतिक खेती आज हमारे को करनी पड़ रही है। पहले प्राकृतिक खेती करते थे, ऐसा नहीं, सॉइल टेस्टिंग तब भी होती थी पर लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी तब, पर फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते थे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी। अब जो है वो लोग फर्टिलाइज़र का एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, इतना डाल रहे हैं, फिर बोलते हैं हमारे प्लांट फिर भी अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो है वो, अब प्राकृतिक खेती से जब हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो उससे क्या होगा, जो जीवाणु है उसकी संख्या मिट्टी में बढ़ जाएगी। तो मिट्टी में ऑलरेडी सब कुछ है, उनको वो क्या करेंगे, जीवाणु क्या करेंगे, भोजन बनाने का काम करेंगे, भोजन प्रोवाइड करेंगे प्लांट्स को। तो इसलिए जो है वो प्राकृतिक खेती हम लोग कर भी रहे हैं, कैंप्स भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं, विजिट भी करा रहे हैं फार्मर्स को, ताकि फार्मर्स जो है वो प्राकृतिक खेती करे, ताकि मिट्टी की जो सेहत है वो सुधरे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तरह तरह के प्रयोग करने पड़ेंगे। हाँ जी। अब विषय आता है कि बहुत सी बातें होती हैं, क्योंकि आप जैसे कि कैंप्स लगाते हैं, उसमें अवेयर करते हैं फार्मर्स को, लेकिन आप उन जितने भी कैंप्स होते हैं, क्या उससे ये कभी आपने देखा है कि उनकी जो रुचि है, क्या फार्मर दिखाते हैं रुचि के, इस तरह से उनके अंदर इस अवेयरनेस का कोई असर पड़ता है? बिल्कुल जी। अभी सोलन डिस्ट्रिक्ट में हमने जितने भी, अगर कैंप में आपके 60-70 फार्मर्स है तो कम से कम 40 फार्मर्स तो रुचि दिखा रहे हैं और कर रहे हैं। सोलन डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत अच्छे अच्छे फार्मर्स हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और वो आगे और भी फार्मर्स को जागरूक कर रहे हैं कि करो, इसके क्या बेनिफिट्स है। तो ये जो प्राकृतिक खेती का जो कॉन्सेप्ट चला है, इसमें बहुत सारा कार्य हो रहा है, सरकार की तरफ से तरह तरह से सहयोग दिया जा रहा है, तो इसका जो प्रभाव है वो अब देखने को मिल रहा है। आपने कभी नोट करा है कि जब से इस तरह की अवेयरनेस हुई है तो उसका कहीं ना कहीं उसका कोई असर दिख रहा है? हाँ जी, मिट्टी में तो बिल्कुल दिख रहा है। जो पहले जैसे हमने अभी अपने भी फार्म पे भी लगाए हैं ट्रायल्स, तो पहले जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन था, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ रहा है इसका सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन पे पड़ रहा है। तो जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन था पहले मिट्टी में बहुत कम था, 0.5, 0.3, तो वो अब जाके 1.5, 1.2, 1.1 इतना % बढ़ चुका है प्राकृतिक खेती करने से। बिल्कुल।
आपने मतलब तरह तरह के जब इस तरह के प्रयोग चलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाधान सामने आता है। अब जैसे प्राकृतिक खेती की हम बात कर रहे हैं तो उसमें मुख्य स्तंभ की अगर बात की जाए कि कौन कौन से ऐसे मुख्य स्तंभ हैं जिस पर ये प्राकृतिक खेती निर्भर करती है? इसके मेन पिलर्स प्राकृतिक खेती के 4 हैं, जिसमें कि सबसे पहले बोलते हैं कि जीवामृत हमने यूज़ करना है, ठीक है, जीवामृत, घन जीवामृत जी। और थर्ड है अच्छादन जिसको कि मल्चिंग बोलते हैं, और फोर्थ है इसमें वापसा चैनल्स बनाने हैं जी। तो जीवामृत जो है वो जीवामृत 1 बीघा के लिए कैसे बनाना है उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो 40 लीटर पानी में हमने 2 किलो गाय का, देसी गाय का गोबर और 2 लीटर गौमूत्र और थोड़ी सी मुट्ठी भर मिट्टी डालनी है और 200 ग्राम हमने बेसन और 200 ग्राम गुड़ डालना है जी। उसके बाद हमने उसको एक लकड़ी से सुई की दिशा में घुमाना है। 5-6 मिनट तक घुमाने के बाद उसको हमने जूट की बोरी से ढक देना है और 3-4 दिन के अंदर जो है हमारे पास जीवामृत तैयार हो जाता है यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो जीवामृत की हम ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं और हम फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर लगता है आपको कि सॉइल में हमने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं तो आप ड्रेंचिंग कर दो, अगर फोलियर स्प्रे करनी है तो वो भी कर सकते हैं। 10% के हिसाब से हम ड्रेंचिंग करते हैं और 3% के हिसाब से स्प्रे करते हैं। और वैसे ही हम घन जीवामृत बनाते हैं, ठीक है। गाय का ताज़ा गोबर लेते हैं, उसको शेड में सुखाते हैं 3-4 दिन तक। उसके बाद उसके ऊपर जैसे थोड़ा सा जीवामृत छिड़क देते हैं और वो फिर हमारे यूज़ के लिए हो जाता है घन जीवामृत। इसको हम 3 बार यूज़ करते हैं, एक तो जब हम फील्ड प्रिपेयर करते हैं तब, दूसरा जब हमारी फ्लावरिंग होती है, तीसरा जब फ्रूटिंग होती है। 3 बार हम घन जीवामृत यूज़ करते हैं। और मल्चिंग जिसको अच्छादन बोलते हैं प्राकृतिक खेती में, वो तो हम जैसे सेब के तौलिए में या जहाँ भी जो भी क्रॉप लगा रहे हैं उसमें ज़रूर करते हैं, क्योंकि वो मॉइस्चर को कंजर्व करके रखती है। आजकल पानी की वैसे इतनी दिक्कत है तो मल्चिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। और चौथा है वापसा लाइंस, जैसे आपने क्रॉप लगाई है तो उसकी साइड में जो है वो आपने चैनल्स बनाने हैं, ताकि जो है वो पानी जो भी चीज़ हमने देनी है, पानी देना, जीवामृत जो भी आपने अप्लाई करना है वो उस चैनल में ही करना है। और वो एरेशन के लिए वो एरेशन भी प्रोवाइड करते हैं आप। तो जैसे ये जो मृदा जांच का विषय हम जिस पर बातचीत कर रहे थे, तो कई बार जैसे फार्मर्स को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, जैसे आपने कहा कि क्रॉस करके जो है उसका मृदा जांच करना है, उसको पलट के करना है, तो क्या एक्सपर्ट को भी कई बार अगर प्रॉपर वहाँ से जांच हो रही तो एक्सपर्ट भी को खुद जाकर भी वो वहाँ हाँ जी, हम फील्ड में जाते हैं, हम फील्ड में प्रॉपरली जहाँ भी जाते हैं, कैंप्स लगाते हैं, वहाँ उनकी फील्ड में जाके हम उनको बताते हैं। बाकी अगर कोई फार्मर नहीं पता चल रहा है तो फ़ोन करके वो हमें बुला भी सकता है कि आओ हमारे को आके बताओ कि कैसे करनी है। नहीं पता चल रहा है तो हम जाके फील्ड में भी बताते हैं। तो जैसे ये जो अब मृदा जांच का विषय है बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो इसमें आप क्या विस्तृत रूप से बताना चाहेंगे तमाम फार्मर्स को, जितने भी इसमें संलग्न है अपनी खेती में, अच्छी वो पैदावार लेना चाहते हैं, अपने खेत खलियान को हरा भरा करना चाहते हैं, अच्छे ढंग से मुनाफा कमाना चाहते हैं, क्या कहना चाहती हैं आप उनके लिए? मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो आज का फार्मर है मेहनत तो बहुत कर रहा है बट उसको उतना नहीं मिल रहा है। रीज़न इसके पीछे यही है क्योंकि कुछ तो अवेयरनेस का भी है, उसको पता नहीं है। अब कुछ फार्मर्स अवेयर भी है कि मिट्टी की जांच करानी है, उससे हमारे को ये पता चलेगा, पर कुछ को नहीं पता है। वो क्या कर रहे हैं कि डाले जा रहे हैं ऐसी, जिससे कि मिट्टी उनकी खराब ही हो रही है जी। वो सुधर नहीं रही है। जब तक मिट्टी की जांच नहीं कराएंगे उनको प्रॉपर पता नहीं चलेगा कि उसमें कितना न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, और वो कितना डाल रहे हैं, वो अंदाजे से डाले जा रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉप को कितना चाहिए, लेगी तो क्रॉप उतना ही जितनी उसको ज़रूरत है। हम भी खाना उतना ही खा सकते हैं जितनी हमारी पेट में जगह होती है। वैसा ही सेम सिस्टम जो है वो प्लांट्स का है, लेगा वो अपटेक उतना ही करेगा जितनी उसको ज़रूरत है। आप जितना मर्जी डालो, ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा डालोगे
तो ज़्यादा पैदावार हाँ, होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए जो है वो मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है। चार्जेस भी ज़्यादा नहीं है, 354 एक सैंपल के है, और साल में आप एक बार करा दो, नेक्स्ट ईयर फिर से कराओ। तो उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा जो आप एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र या जो भी कर रहे हैं, या चाहे ऑर्गेनिक ही डाल रहे हैं, तो ऑर्गेनिक भी एक्सेस में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो जब आपको पता है कि इस क्रॉप के लिए हमारी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट इतनी है, फॉस्फोरस की इतनी है, तो वो टेस्टिंग से आपको पूरा पता चल जाएगा। और नेक्स्ट क्रॉप कौन सी लगानी है उस पे हम पूरा बता देते हैं कि इस क्रॉप को इतनी ज़रूरत है, इतनी आपकी मिट्टी में ऑलरेडी है, इतना बस आपने इतना ऐड करना है। डॉक्टर मीरा, आपने बहुत अच्छे से जो है आज के विषय पर इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। कार्यक्रम कृषि दर्शन में हमने आज मृदा की जांच के ऊपर आज के विशेषज्ञ से बात की और बहुत अच्छी जानकारी उनसे हासिल हुई। फिलहाल अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से मुखातिब होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।